रितेश कटारिया है और मैनेजमेंट लेसन्स के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले दिनों मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे, वो ई कॉमर्स और सोशल मीडिया से रिलेटेड थे। आप अपना बिजनेस फ्लिपकार्ट और अमेजन पे कैसे कर सकते हैं और उन प्लेटफॉर्म पे अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी थी। आज मैं बात करने वाला हूं स्टार्टअप बिजनेस की। अगर आप देखें, पिछले 2-3 सालों में कुछ नए टर्म्स ट्रेड और कॉमर्स की वोकैबुलरी में शामिल हुए हैं, लाइक मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, एसेट्रा। स्टार्टअप इंडिया बेसिकली एक ऐसा स्कीम है जिसको 2015 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। और इस स्टार्टअप जो कैंपेन है, स्टार्टअप स्कीम है, उसका मेन पर्पस ये था कि जो यंगस्टर्स में जो एंटरप्रेन्योरशिप की जो भावना है उसको कैसे बढ़ाया जाए, उनको कैसे सपोर्ट किया जाए। आप देखते हैं कि बिजनेस करना या बिजनेस में इतने स्टार्ट करने के लिए इतने डॉक्यूमेंटेशन होते हैं या इतने प्रोसीजर्स होते हैं कि कई लोग उसी में घबरा जाते हैं और वो अपना काम शुरू नहीं करते हैं। तो उन सब हैसल्स को कम करने के लिए एक सिंप्लीफाइड तरीके से किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ये स्कीम शुरू किया गया था और जिसका नाम दिया गया स्टार्टअप इंडिया। अगर मैं आपको पिछले 4 या 5 दशक की बात करूं तो जो लोगों की जो टेंडेंसी है, जो लोगों का रुझान है प्रोफेशन की तरफ, वो काफी चेंज हुआ है। 1980s की बात करते हैं तो उस टाइम पे जो भी ग्रेजुएट्स हुआ करते थे या जो भी इंजीनियर्स हुआ करते थे या जिन्होंने पढ़ाई की, उनका एक रहता था कि हमको किसी भी तरह से एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, या कोई रेलवे में जॉब मिल जाए। तो एक सेफ और सिक्योर्ड जॉब की तलाश रहती थी और वो उनको लगता था कि जो गवर्नमेंट की जॉब है वो सुरक्षित है और हमको उसमें काम करना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि जब 1991 में ग्लोबलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, मनमोहन सिंह की सरकार काफी स्कीम्स लेके आई और सिनेरियो चेंज हो गया। काफी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ, काफी प्राइवेट कंपनीज ने अपना ऑपरेशन इंडिया में स्टार्ट किया, काफी ऑटोमोबाइल कंपनीज आई, एफएमसीजी कंपनीज आई। तो जो पढ़े लिखे लोग थे जिन्होंने पढ़ाई कर ली थी, उनका रुझान थोड़ा सा एक प्राइवेट सेक्टर की तरफ भी काम करने का गया। वहां पे भी उन्होंने सोचा कि यहाँ पे भी ऑप्शंस अच्छे हैं और डेफिनेटली थोड़ा सा रिस्क वहां पे जॉब सिक्योरिटी का थोड़ा रहता है, लेकिन वहां पे सैलरी और पर्क्स काफी अच्छे थे इन कंपेरिजन टू गवर्नमेंट सेक्टर। तो जो भी इंजीनियर्स हो या जो भी दूसरे प्रोफेशंस थे, वो प्राइवेट सेक्टर में काम करने के इच्छुक हुए और प्राइवेट सेक्टर में काफी लोगों को जॉब दिया। अगर मैं 2000 के दशक की बात करें तो अगेन थोड़ा सा चेंज हुआ, काफी कुछ चेंजेस आए और आईटी और बीपीओ सेक्टर ने बहुत तेजी से कदम रखा। काफी कंपनीज एस्टेब्लिश हुई उसमें, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, चाहे वो टीसीएस हो, चाहे विप्रो हो। बाहर की कंपनीज भी इंडिया में आके उन्होंने अपना काम शुरू किया और कंप्यूटर्स और आईटी सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में काफी डेवलपमेंट होने के कारण इंडियंस की डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड काफी इंक्रीज हुई और लोग जो है आईटी सेक्टर में काम करना शुरू किया। उनको इंडियन मार्केट में भी जॉब मिले और वो ओवरसीज दूसरे शहरों, दूसरी कंट्रीज में जाके भी उन्होंने काम किया और एक अच्छा उन्होंने अपना वहां पे अपना प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। उसके बाद आप देखते हैं, अगर मैं बात करूं 2010 की या उससे थोड़ा पहले, तो एक नया ट्रेंड शुरू हुआ जब आप देखते हैं कि इंटरनेट बहुत तेजी से फैला। इंटरनेट जो है हर जगह इंटरनेट का रीच हुआ, मोबाइल फोन्स आने शुरू हुए और एक जो यंग पॉपुलेशन थी उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स कंजम्पशंस इंक्रीज हुआ और आप देखते हैं कई ऐसी कंपनीज स्टार्ट हुई जिनका जो बैकग्राउंड था वो डिजिटल था। चाहे वो आप देखें फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया,
उसके बाद काफी कंपनीज जो है, स्नैपडील हो गया, इसके अलावा भी काफी कंपनीज धीरे धीरे जो है अपना उन्होंने डिजिटल फॉर्मेट में अपना काम शुरू किया और उनका मार्केट वैल्यूएशन $1 बिलियन से ऊपर चला गया। यूनिकॉर्न कंपनीज कहलाई, काफी यूनिकॉर्न कंपनी बनी और जो प्रोफेशनल्स थे, जो नई पीढ़ी के जो बच्चे थे, वो इन कंपनीज में काम करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया और वहां पे भी उनके सैलरी लेवल्स काफी अच्छे थे और उसके अलावा उनको कुछ ई-सॉप्स वगैरह भी वहां पे मिल गया, उनको कुछ इक्विटी वहां पे मिली, उनको कुछ पार्टनरशिप वहां पे दी गई। तो लोगों का टेंडेंसी, जो यंगस्टर थे उनका टेंडेंसी इन कंपनीज में काम करने का बढ़ गया। उसके बाद आप देखते हैं कि चाहे वो इंजीनियर्स हो या दूसरे प्रोफेशनल्स हो, उन्होंने खुद का अपना कंपनी बनाना स्टार्ट कर दिया और उसमें ही उन्होंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया। मतलब वो कहीं जॉब नहीं उन्होंने किया और अपना ही कंपनी, अपना ही स्टार्टअप शुरू करके वहां पे कई लोगों को उन्होंने जॉब देना शुरू किया, एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो देना शुरू किया। आप देखते हैं कई सिटीज आज की तारीख में ऐसी है कि जहां पे एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक कल्चर डेवलप हो गया है। आप बेंगलोर की बात करें, आप पुणे की बात करें, आप मुंबई की बात करें, आप हैदराबाद की बात करें, इन शहरों में एक कल्चर, एक पूरा एंटरप्रेन्योरशिप का एक सेल जो है, आप कह सकते हैं कि एनवायरमेंट, क्लाइमेट जो है वो पूरी तरह से क्रिएट हो गया है, इकोसिस्टम है वहां पे, जिसके कारण से आज की तारीख में इन सिटीज में से कई स्टार्टअप और कई नई कंपनीज जो चाहे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है या बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है या फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड है या ऑटो सेक्टर से रिलेटेड है या फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड है, काफी कंपनीज जो है उन्होंने अपना यहाँ पे एस्टेब्लिश किया है और काफी अच्छा काम कर रही है। तो आज में हम बात करेंगे स्टार्टअप की। स्टार्टअप बेसिकली है क्या, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एलिजिबिलिटी है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं इन कंपैरिजन टू जो दूसरी कंपनीज हैं। अगर आप उसमें रजिस्टर कराते हैं तो स्टार्टअप क्या है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो जहां तक एलिजिबिलिटी की बात है स्टार्टअप में, वो बेसिकली एक तो कंपनी का एज जो है वो इट शुड नॉट बी मोर देन 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब भी आप इनकॉर्पोरेशन करते हैं, जब भी कंपनी बनाते हैं, जब उस डेट से 10 साल से ज्यादा इसकी एज नहीं होनी चाहिए कंपनी की। एक तो ये क्राइटेरिया है। उसके बाद जो कंपनी का जो नेचर है, कंपनी का जो फॉर्मेशन है, वो या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होना चाहिए या रजिस्टर्ड पार्टनरशिप होना चाहिए या एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होना चाहिए। अगर आपकी कंपनी प्रोप्राइटरशिप है, अगर आप अपनी कंपनी के सिंगल ओनर हैं, तो ये आप एलिजिबल नहीं रहेंगे स्टार्टअप में रजिस्टर कराने के लिए। इसके अलावा एक और जो क्राइटेरिया है वो है कि आपका किसी भी फाइनेंशियल ईयर में जो टर्नओवर है वो इट शुड नॉट बी मोर देन 1000 करोड़। 1000 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में नहीं होना चाहिए। अगर वो एक्सीड हो जाता है तो आप स्टार्टअप की कैटेगरी में नहीं आएंगे और आप स्टार्टअप के जो बेनिफिट्स है वो आप नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा एक क्राइटेरिया ये है कि ये आपका ओरिजिनल एंटिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पहले कोई कंपनी बना रखी है, उसका टर्नओवर शायद 100 करोड़ से ज्यादा हो गया हो और आपने उसको बाइफरकेट करके एक नया कंपनी स्टार्ट कर दी हो और उसको आपने स्टार्टअप में दिखा दिया है, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। वो आप उसमें उस क्राइटेरिया में आप नहीं आ पाएंगे और आप वो जो बेनिफिट्स है आप नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें इस स्टार्टअप का जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि आपका जो भी आइडिया है या जो भी आप काम कर रहे हैं वो इनोवेटिव होना चाहिए, कुछ डिफरेंट होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो एक लार्ज स्केल पॉपुलेशन या लार्ज स्केल में उस जो भी प्रॉब्लम है उसको आप सोल्व कर पाओ बेसिकली, और उसका एक स्केलेबिलिटी हो। ऐसा नहीं कि वो आपका जो आइडिया है वो लिमिटेड टू आपके शहर में हो या आपके टाउन में हो या आपके स्टेट में हो, उसका स्केलेबिलिटी हो और वो एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं जिसका टर्नओवर आप उसको बढ़ा सके या उसका जो कस्टमर बेस है वो ज्यादा होना चाहिए। तो ये 5 क्राइटेरियाज हैं और अगर इन 5 क्राइटेरियाज में आप करते हैं तो आपका जो है आप स्टार्टअप में आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब बात आती है कि
स्टार्टअप में आपको क्या बेनिफिट है, आप किस टाइप के बेनिफिट्स एक्सपेक्ट करते हैं, या गवर्नमेंट किस टाइप के बेनिफिट स्टार्टअप में दे रही है। तो सबसे पहला जो इसमें एडवांटेज है स्टार्टअप में, वो होता है सिंपल प्रोसेस ऑफ योर रजिस्ट्रेशन। आपका एक ऑनलाइन, आप एक दिन में आप अपनी कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं। पहले होता था कि इतना आपको डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ता था, बहुत आपको पेपर सबमिट करने पड़ते थे, सीए के साथ कंसल्ट करना पड़ता था, और उसके बाद में आपको रजिस्टर करना होता था कंपनी का। लेकिन स्टार्टअप के अंदर आपका जो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का, ये बहुत सिंपल है। आप बहुत आसानी से ऑनलाइन पे आप इस अपने बिजनेस को रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा एडवांटेज है, आपको जो कई बार फीस देनी होती है, चाहे आपको पेटेंट करवाना है या अपने प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराना है, अगर उसमें कुछ पेटेंट कराना है, तो जो गवर्नमेंट की फीस होती है वो काफी ज्यादा होती है। लेकिन स्टार्टअप में वो फीस आपको उसमें काफी सब्सिडी है, और आपको लगभग 80% का रिडक्शन हो जाता है। आपको जो फीस जो इन सब कामों के लिए देनी होती है गवर्नमेंट को, पेटेंट्स या ट्रेडमार्क के लिए, वो आपको 80% तक कम हो जाती है। इसके अलावा जो आपको एडवांटेज है, वो गवर्नमेंट का फंड का जो एक्सेसिबिलिटी है, अराउंड 10,000 करोड़ का फंड जो है आपको इसमें इस स्कीम में, स्टार्टअप की स्कीम में दिया गया है 10,000 करोड़ रुपीस का। तो वहां पे आपको जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको अगर फंडिंग की जरूरत है तो आपको वहां से मिल सकता है। नेक्स्ट जो एडवांटेज है वो है आपको 3 इयर्स का टैक्स हॉलीडे, इनकम टैक्स का हॉलीडे है। आपको 3 साल तक आपको कोई भी इनकम टैक्स, अपनी जो भी आप इनकम कर रहे हैं उस पर आपको नहीं देना होता। स्टार्टअप का एक और एडवांटेज है, वो ये है कि अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आपका प्रोडक्ट गवर्नमेंट में भी आप सप्लाई कर सकते हैं। तो कई गवर्नमेंट टेंडर्स में एक तो अर्नेस्ट मनी मांगते हैं। सपोज आपका जो टेंडर निकलता है उसके लिए आपको 10,000 या 20,000 या 25,000 रुपया एज ए EMD आपको देना होता है, या उसमें कई बार टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि आपको अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है या आपकी फर्म 5 साल पुरानी है, तभी आप इस टेंडर में आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी फर्म स्टार्टअप में रजिस्टर्ड है तो आपको इन दोनों क्राइटेरिया से आपको मुक्ति मिल जाएगी। कई बार ये भी होता है कि एक टर्नओवर मांगते हैं कि अगर आपका टर्नओवर 50 करोड़ है या 100 करोड़, तभी आप इस टेंडर में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अर्नेस्ट मनी हो गया, या आपको एक्सपीरियंस, कितने सालों का एक्सपीरियंस अगर नहीं भी है, या आपका उतना टर्नओवर नहीं भी है, तब भी आप किसी भी गवर्नमेंट टेंडर में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वहां पे अपना कोटेशन दे देते हैं। और अगर आपका कोटेशन लोएस्ट है तो डेफिनेटली आपको ऑर्डर मिलेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ने 7 रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्ट भी डेवलप किए हैं, और उन 7 रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्ट में आपको प्रायोरिटी मिलेगी। अगर आपको कोई भी रिसर्च वहां पे करनी है तो वहां पे आप जाके कर सकते हैं। इसके अलावा जो बेनिफिट है वो ये है कि कई ऐसे जो गवर्नमेंट के कंप्लायंसेस होते हैं, या गवर्नमेंट्स में हमको कुछ अपना पेपर सबमिट करने होते हैं, तो अगर आप उसमें नो लेबर लॉज और 3 इन्वायरमेंट लॉज का अगर आपने सेल्फ सर्टिफाइड करके भी अगर आपने गवर्नमेंट में सबमिट कर देते हैं तो वो एप्लीकेबल है। और आपके यहाँ पे कोई भी लेबर कमिश्नर या वो आपके यहाँ नहीं आएगा, अनलेस एंड अनटिल आपने कोई बहुत बड़ा ही कुछ प्रॉब्लम आपके यहाँ हो गया है। बट नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आपको वहां से एक छूट मिली होगी। आप सेल्फ डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये हमारे पास है, ये नहीं है। आप अपने सेल्फ डिक्लेरेशन करके आप उनको आप उनको डिक्लेयर करके बता सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी कंपनी में जो इन्वेस्टर्स हैं, या जो आपकी कंपनी में पैसा लगाने वाले हैं, उनको भी एक टैक्स बेनिफिट मिलता है। और उनको एक बेनिफिट मिलेगा कि अगर आपकी कंपनी में किसी इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है तो उसको भी एक टैक्स बेनिफिट का एडवांटेज रहता है। इसके अलावा एक मीट अदर एंटरप्रेन्योर्स करके एक प्रोग्राम है इसमें,
और उसमें आपको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कुछ स्टार्टअप फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज होते हैं सालाना, वहाँ पे आप जा सकते हैं। वहाँ पे भी आपको कुछ अगर एक्सपेंसेस हो रहे थे उसमें आपको सब्सिडी मिलेगी, और वहाँ पे जाके आप अपने मेंटर्स को आप चूज कर सकते हैं। आप दूसरे एंटरप्रेन्योर्स के साथ में आप इंटरेक्शन कर सकते हैं, उनसे आप इनपुट ले सकते हैं, उनसे आप आइडिया शेयर कर सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा एडवांटेज स्टार्टअप इंडिया में आपको मिलता है। इतना सब करने के बावजूद भी कई बार होता है कि हो सकता है कि आप अपने बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं रहे हो, या आपको किसी कारण से अपना बिजनेस को वाइंड अप करना पड़े। तो उसमें भी एक आसान तरीका उसमें दिया गया है कि आप अपने बिजनेस को 90 डेज में के अंदर अंदर आप उसको वाइंड अप कर सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत कुछ हैसल्स या गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 90 डेज में आप अपना जो है बिजनेस को वाइंड अप कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक जो गवर्नमेंट का स्कीम है स्टार्टअप इंडिया, उसके बारे में मैंने बताया था। और डेफिनेटली काफी इसमें आपको पोटेंशियल है। अगर आपके पास कुछ बिजनेस आइडिया है, अगर आप अपना कुछ काम करना चाहते हैं, तो आप इस स्कीम को देखें। आप उनकी गवर्नमेंट का जो वेबसाइट है आप उस पर जाइए, उस पर आप देखिए कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं, किस तरीके से आप गवर्नमेंट के बेनिफिट्स ले सकते हैं, किस तरीके से आप गवर्नमेंट से फंडिंग ले सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको उस वेबसाइट पे अवेलेबल रहेगी। और फ्यूचर, जैसा कि मैंने कहा है, इंडिया का फ्यूचर काफी ब्राइट है, काफी अपॉर्चुनिटीज हैं। आपको जस्ट अपना आइडिया को सेल करना है, आइडिया पे काम करना है, और उस आइडिया को आपको एग्जीक्यूट करना है। अगर आप उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पाएंगे तो डेफिनेटली ये गेम चेंजर होगा। कई कंपनीज आज की तारीख में इंडिया में आने की कोशिश कर रहे हैं या अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं। पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। आपको केवल इनिशिएटिव लेके इस काम को शुरू करना है। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आप अपने बिजनेस के लिए अगर आपको फंड रेज करना है तो आप किस तरीके से फंड रेज कर पाएंगे, क्या क्या तरीके हैं जिस तरीके से आप जिसको लेके आप अपना जो पैसा है अपने बिजनेस के लिए वो रेज कर सकते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। अगर मेरा आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।